हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। आज करंट अफेयर्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने है और उसका नाम है 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम हेल्ड इन जयपुर। जयपुर तो आप जानते होंगे, भारत का राजस्थान शहर, जो एरिया में सबसे बड़ा शहर है उसी की राजधानी है जयपुर, जिसको पिंक सिटी कहते हैं, गुलाबी शहर। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि जयपुर कब कैसे बसा और किसने बसाया, सबके बारे में होगा बातें। लेकिन पहले हम ये देख लें कि अभी जयपुर में हुआ क्या है। तो हुआ है कि वहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है जिसका नाम है 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम हेल्ड इन जयपुर। इसके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। कहाँ पर हुआ है? जयपुर में हुआ है। ठीक है, इसको इनॉग्रेट किसने किया? तो हमारे यहाँ के यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मनोहर लाल खट्टर जी ने इसको इनॉग्रेट किया। 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इन एशिया एंड द पैसिफिक। और उस समय राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा जी भी वहां पर उपस्थित थे। एक बार और जान लिए, क्या भारत में पहली बार ये 12th फोरम 2025 हो रहा है? नहीं, इससे पहले भी इट इज द सेकेंड टाइम दैट इंडिया इज होस्टिंग द प्रेस्टिजियस मीटिंग। ये मशहूर मीटिंग, बहुत प्रेस्टिजियस मीटिंग को सेकेंड टाइम होस्ट कर रहा है इंडिया। इंदौर मध्य प्रदेश हॉस्टेड द 8th एडिशन ऑफ द रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इन एशिया एंड द पैसिफिक। इंदौर जो भारत का सबसे साफ और स्वच्छ और सुंदर शहर है, वो पहली बार इसके 8वें फोरम की मेजबानी कर चुका है। तो जानते रहिए, इंदौर जो मध्य प्रदेश का मशहूर और भारत का सबसे क्लीनेस्ट सिटी है। उसके बाद कब से कब तक इसका आयोजन हुआ है? तो 3 से लेकर 5 मार्च 2025 में 3 डे तक रहा है। ठीक है, और कहां पर हुआ है? तो जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। ये तो हो गया किसने इनॉग्रेट किया, क्या ये सेकेंड टाइम है ये हुआ है 12th फोरम की मीटिंग। अब है कि इसकी थीम क्या है। जब कोई बहुत मशहूर मीटिंग होती है तो विद थीम होती है। इसकी थीम है रियलाइजिंग सर्कुलर सोसाइटीज टुवर्ड्स अचीविंग एसडीजीज एंड कार्बन न्यूट्रलिटी इन एशिया पैसिफिक। एक बार फिर से देख लीजिए, रियलाइजिंग सर्कुलर सोसाइटीज टुवर्ड्स अचीविंग एसडीजीज एंड कार्बन न्यूट्रलिटी इन एशिया पैसिफिक। आप समझ रहे हैं कि एनवायरनमेंट के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कार्बन न्यूट्रलिटी की बात हो रही है, कहीं ना कहीं प्लेनेट को बचाने की बात हो रही है। और इसका ऑर्गेनाइजर कौन कौन था भाई? तो इसको किसने ऑर्गेनाइज किया 12th फोरम मीटिंग 2025 को? तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया है ज्वाइंटली बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर रीजनल डेवलपमेंट UNCRD एंड इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल एनवायरमेंटल स्ट्रेटजीज जापान। तो जापान और यूएन की एक बॉडी और हमारे यहाँ के यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन तीनों ने ज्वाइंटली इसको ऑर्गेनाइज किया। यही ऑर्गेनाइजर थे। द 2025 forum meeting was also supported by the United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific, इसको UNESCAP, जापान मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड वेरियस अदर इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इसको सपोर्ट किया है। अब अबाउट द रीजनल, तो क्या है ये? हम लोग इतनी देर से पढ़ रहे हैं भाई 12th द रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम, तो क्या है? तो इसको देख लीजिए। द रीजनल 3R फोरम इन एशिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2009 ऑन द इनिशिएटिव ऑफ जापान टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर द कंट्रीज ऑफ द रीजन टू प्रमोट कोऑपरेशन इन 3Rs, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। इसकी स्थापना जापान के द्वारा 2009 में, उसकी पहल इनिशिएटिव उसी की थी। इस एशिया और पैसिफिक रीजन में 3R को बढ़ावा देने के लिए, टू प्रमोट द 3Rs, रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकिल के लिए हुई थी। द इनॉग्रल फोरम मीटिंग वाज हेल्ड इन टोक्यो जापान इन 2009। पहली मीटिंग इसकी इनॉग्रल उद्घाटन मीटिंग कहाँ हुई थी? 2009 में
जापान की राजधानी टोक्यो में। और उसके बाद है, अब इसकी पहली याद रखना टोक्यो जापान में 2009 में, फिर चौथी याद रखना इसकी, फोर्थ मीटिंग हेल्ड इन वियतनाम इन 2013, द नेम ऑफ was changed to रीजनल 3R फोरम इन एशिया एंड द पैसिफिक। इसकी चौथी मीटिंग 2014 में, जब 13 में हुई थी, वियतनाम जिसकी राजधानी हनोई है, वहां पर इसका नाम चेंज करके इसका नाम कर दिया रीजनल 3R फोरम इन एशिया एंड पैसिफिक। रीजनल 3R फोरम इन एशिया एंड द पैसिफिक, फोर्थ मीटिंग में 2013 में। 10th forum meeting held virtually in 2020, the term circular economy was added and it became the regional 3R and circular economy forum in Asia and the Pacific। 2020 में जब इसकी वर्चुअल मीटिंग हुई थी, सब 20 में तो सब वर्चुअल ही हुआ था ड्यू टू कोरोना की वजह से, तब इसका नाम जो आज वर्तमान नाम है वो मिला और इसका नाम हो गया रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इन एशिया एंड द पैसिफिक। इसका याद रखना, तो पहली, चौथी और 10वीं फोरम को याद रखना। भारत में 2 हुआ है, 8वां और अभी 12वां जयपुर में। 8वां फोरम कहाँ हुआ था? इंदौर के मध्य प्रदेश में। अब कुछ फोरम के बारे में आपको बता दें, जिसका वही उद्देश्य है 3Rs को बढ़ावा देना। 3Rs जो है, रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकिल। The forum seeks to provide a strategic policy advice to national government authorities in the region to promote resource efficiency, sustainable production and consumption, integrated solid waste management, sound material cycle and low carbon and zero waste society। इस तरह से जीरो वेस्ट सोसाइटी हो, लो कार्बन हो और साउंड मटेरियल साइकिल हो, बार बार उसको यूज किया जाए। The forum provides a platform for the participants to share their best practices and knowledge in 3R areas। 3R areas के बारे में, इस रीजन में जितने भी देश हैं, अगर किसी के द्वारा बेस्ट प्रैक्टिस है तो उसको शेयर करें और प्रमोट करें। अब व्हाट इज, इसके बाद आ जाता है कि सर्कुलर इकोनॉमी वर्सेस लीनियर इकोनॉमी एंड 3Rs। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज सर्कुलर इकोनॉमी, व्हाट इज द लीनियर इकोनॉमी? ये इकोनॉमी के 2 मॉडल हैं, एक सर्कुलर इकोनॉमी है और एक लीनियर इकोनॉमी है। 2 मॉडल्स ऑफ इकोनॉमी। अब देखो कैसे हैं। द सर्कुलर इकोनॉमी इकोनॉमिक मॉडल इज इन कंट्रास्ट टू द लीनियर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। ये दोनों एक दूसरे से विरोधाभासी हैं, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन को लेकर के। ठीक है, तो इसको भी जानते रहिएगा। और कैसे हैं ये? The linear model of production and consumption is based on production, consumption and throwaway. This model is based on the mass production of cheap goods. This model uses a large resource base and energy consumption. जो linear model of economy का होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं? मेक है, टेक है एंड यूज है एंड थ्रो अवे। बनाओ, यूज करो, उसके बाद फेंक दो, यूज एंड थ्रो वाली। लेकिन इससे हम क्या करते हैं? घटिया और चीप गुड्स बनाते हैं, रिसोर्सेस का बहुत ज़्यादा मिसयूज करते हैं और ये आज के लिहाज से अच्छा नहीं माना जाता है। इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग। अब इससे क्या होता है कि हम वेस्ट पैदा करते हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है रिसोर्सेज का और कहीं ना कहीं हम ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ावा देते हैं। तो लीनियर मॉडल ऑफ इकोनॉमी जो होती है वो अच्छा नहीं है। अब देखते हैं, द सर्कुलर इकोनॉमी एम्स टू अवॉइड द प्रॉब्लम्स ऑफ लीनियर मॉडल ऑफ इकोनॉमी। जो सर्कुलर इकोनॉमी होती है वो लीनियर मॉडल ऑफ इकोनॉमी से बचती है, उसका जस्ट अपोजिट है। ये क्या करती है? द सर्कुलर इकोनॉमी कॉल्स फॉर रीडिजाइनिंग प्रोडक्ट्स टू बी मोर ड्यूरेबल, रीयूजेबल, repairable and recyclable and therefore kept in circulation for as long as possible। अब इसमें क्या होता है? चीजें ऐसी बनाई जाती हैं जो ड्यूरेबल हो, रीयूजेबल हो और रिपेयरेबल हो एंड रिसाइक्लेबल हो। बार बार उस चीज को जितनी बार संभव हो सके हम उस चीजों को यूज करते रहें। दिस विल मिनिमाइज द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट एंड ऑल्सो रिड्यूस द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को और जो वेस्ट है उन दोनों को
क्या करेगा? आप देख रहे हैं कि आज 3 आवर्स का ही ज़माना हर जगह आ रहा है। चाहे वो स्पेस में भेजने की बात हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, हर आदमी सोचता है कि उसको कितनी बार हम लोग बार-बार यूज़ करें। यही इसका अर्थ है कि सर्कुलर वर्सेस लीनियर इकोनॉमी ऑफ मॉडल में एक सिर्फ एक बार ही यूज़ करता है लीनियर, और जबकि सर्कुलर उसको चक्री, जैसे सर्किल नहीं होता चक्र, गोला, वृत्त, घेरा, उसमें एक चीज़ को बार-बार यूज़ किया जाता है, ये सर्कुलर है। लीनियर में एक बार, फिर उसके बाद यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी है। उसके बाद आ जाते हैं 3 आवर्स पर। 3 आवर्स का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। 3 आवर्स में 3 आवर्स जो एरियाज होते हैं उसका मतलब होता है रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकिल। 3 आर reuse, reduce and recycle is the central to the concept of circular economy. सर्कुलर इकोनॉमी का यही कॉन्सेप्ट, यही दिल है, यही जान है, इसकी हार्ट है 3R ही। 3R मतलब 3R। ये 3R किसके यार हैं? सर्कुलर इकोनॉमी के यार हैं। कौन? 3R। याद रखिए इसको। इट स्टैंड्स फॉर रिड्यूसिंग वेस्ट, रीयूजिंग रिसोर्सेज एंड रिसाइकलिंग रिसोर्सेज एंड प्रोडक्ट्स। इट स्टैंड फॉर रिड्यूसिंग वेस्ट, रीयूजिंग रिसोर्सेज माने वेस्ट को रिड्यूस करना, रिसोर्सेज को रीयूज करना, और रिसाइकिल रिसोर्सेज एंड प्रोडक्ट्स माने प्रोडक्ट्स और रिसोर्सेज को रिसाइकलिंग करना, फिर से उसमें कुछ बनाना, उससे कुछ न कुछ मैन्युफैक्चर करना या क्रिएट करना। रिड्यूस मीन्स टू मेक स्मॉलर और लेस इन अमाउंट टू रिड्यूस वेस्ट। रिड्यूस का मतलब ही होता है कम बनाओ, जितनी जरूरत हो उतना बनाओ और वेस्ट को रिड्यूस करो। तो ये रहा इसका पूरा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया। कहां पर हुआ, किसके द्वारा इनॉग्रेट हुआ, क्या इसकी थीम है, ऑर्गेनाइजर कौन था, अबाउट बताया मैंने इसके बारे में, कब इसका नाम कैसे पड़ा और भारत में कितनी बार ये आयोजन हुआ। तो अब इसके बाद हम थोड़ा सा आपको लेके चलते हैं जयपुर। तो भाई शहर जयपुर कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान, इसकी स्थापना 18 नवंबर 1727 को आमेर के राजा, कछवाह राजा थे, सवाई जयसिंह द्वितीय जी ने किया था। सवाई जयसिंह द्वितीय ने किया था। और सवाई जयसिंह द्वितीय एक कछवाहा राजपूत थे। उन्होंने 1699 से 1743 तक जयपुर पर शासन किया था। जयपुर शहर की स्थापना बढ़ती आबादी और पानी की कमी के कारण हुई थी, और जयपुर शहर की वास्तुकला को प्रसिद्ध वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य ने डिजाइन किया था। इसको भी जानते रहिए। जयपुर शहर को डिजाइन करते समय वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का बहुत पालन किया गया। 9 ग्रहों के आधार पर बताते हैं इसको बनाया गया है। और जयपुर शहर को 9 ब्लॉकों में बांटा गया था। 2 ब्लॉक में राजकीय भवन और महल थे, बाकी 7 ब्लॉकों में आम जनता के लिए रहने की व्यवस्था की गई थी। शहर के चारों ओर विशाल दीवार और 7 मजबूत द्वार बनाए गए थे। जयपुर शहर को पिंक सिटी कहा जाता है। जयपुर शहर को विश्व धरोहर शहर का भी दर्जा दिया गया है। इसको भी आप अच्छे से जानते रहिएगा। वेरी गुड, ठीक है, ये भी जानते रहिएगा। अब जयपुर शहर के बारे में आपको बताते हैं कि जयपुर शहर को पिंक सिटी क्यों कहते हैं। तो दरअसल बात है 1876 में वहां के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने इसको क्या किया था? गुलाबी रंग प्रदान किया था। क्यों? क्योंकि उस समय इंग्लैंड के प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज अल्बर्ट और महारानी एलिजाबेथ के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया गया था, और तभी से इसको गुलाबी यानी पिंक सिटी कहा जाने लगा। अब माना जाता है गुलाबी रंग को आतिथ्य का प्रतीक माना जाता है, गेस्ट के आने का, इसलिए महाराजा ने शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया। महाराजा चाहते थे कि महारानी और युवराज जयपुर की यात्रा को हमेशा याद रखें। जयपुर के शहर के कई अजूबे लाल बलुआ पत्थर से बने हैं, और राजपूत परंपरा में किसी खास मेहमान के स्वागत के लिए शहर को एक खास रंग में रंगने का रिवाज था। ठीक है, और वही महाराज जिन्होंने जयपुर शहर के स्थापना माने रंगवाया था उसको, उन्होंने महाराजा राम सिंह ने एक भव्य कंसर्ट हॉल का निर्माण करवाया जिसका नाम प्रिंस अल्बर्ट के सम्मान में
अल्बर्ट हॉल रखा गया था। जयपुर की रानी ने खुद को गुलाबी रंग का प्रशंसक घोषित किया। जयपुर की भविष्य में बनने वाली सभी इमारतों को गुलाबी रंग से रंगने का कानून भी पारित कर दिया गया था, जिससे सारे शहर में जो भी भवन बने सब गुलाबी ही रंग के हो गए थे। अब देखिए, आपको एक और बता दें यहीं पर कि गोल्डन ट्रायंगल ऑफ टूरिज्म, भारत में गोल्डन ट्रायंगल, पर्यटन के 3 गोल्डन ट्रायंगल किसको माना जाता है? ट्रायंगल तो आप जानते हैं, त्रिभुज। तो इसमें ए पॉपुलर रूट, द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ टूरिज्म इन इंडिया इज ए पॉपुलर रूट दैट कनेक्ट्स द सिटीज ऑफ दिल्ली, आगरा एंड जयपुर। दिल्ली, आगरा और जयपुर को एक क्या माना जाता है भारत में? गोल्डन ट्रायंगल ऑफ टूरिज्म इन इंडिया माना जाता है, और जयपुर उनमें से एक है। इसको भी आप अच्छे से रिमेंबर रखिएगा। जयपुर अगर आप जाते हैं तो आमेर का किला देखिए, और फिर आप वहाँ पर हवा महल देखिए, आमेर का पैलेस देखिए, ये बहुत सारी हैं जयपुर। तो ये था आपको जयपुर के बारे में मैंने बताया कि ये कैसे गुलाबी शहर हुआ, क्यों हुआ, और क्या आप वहाँ पर देखेंगे। ये सारी जानकारी और जो अभी ये मीटिंग हुई, इसी के साथ इसी मीटिंग में जो समाप्ति हुई, इसको कंक्लूड किया गया इस मीटिंग को, तो जयपुर डिक्लेरेशन भी हुआ है। माने इस 3 आर्स को लेकर के पर्यावरण, एनवायरनमेंट एंड इस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। अगर ये क्लास पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।